जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश को 1 जून से अनलॉक करने की तैयारी की जा रही है। हम वहीं हरदा के अभी घंटाघर बाजार में मौजूद हैं और हमारे साथ में हरदा के कुछ लोग हैं। हम उनसे ही बातचीत करते हैं कि सरकार को किस प्रकार से लॉकडाउन खोलना चाहिए जो और क्या प्रकार से सुझाव चाहते हैं। क्या नाम है? मोहन पारस सर जी बताएं, जो अनलॉक होने वाला है वो 1 जून से जो अनलॉक होने वाला है उसको देखते हुए अभी बीमारी ख़त्म नहीं हुई पूर्ण तरह से, और आने वाले समय में उसको दूरी बना के हर दुकानदार को ये चाहिए कि दुकान में अपने को 2 मीटर की गज की दूरी बना के रखें और व्यक्ति को कहना है कि 2 गज की दूरी बना के रखें। और हमारे साथ में वो हैं भाई साहब, आपका नाम बताएं। मेरा नाम भैयालाल राठौर है। बताएं कि 1 तारीख से अनलॉक होने वाला है। नहीं तो मार्केट खुलना तो चाहिए क्योंकि जनता ज़्यादा तरस भी गई है, लेकिन जनता की भी जवाबदारी है कि अपने ज़रूरी काम हो, ज़रूरी सामान हो, वो लेने आना जाना चाहिए। कुछ समय भी बहुत लंबा हो गया तो जनता के दिल में थोड़ी नाराज़गी है, तो मार्केट खुलना भी चाहिए और जनता ने भी समझदार रहना चाहिए ताकि शहर के अंदर कोई बीमारी महामारी नहीं फैले, इससे बच के रहना चाहिए। है कि जनता को भी अपनी जिम्मेदारी निभाना होगा। अब जबकि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की बात की जा रही है तो जिले के सामने एक सबसे बड़ी समस्या जो उभर कर आई है वो गरीब तबकों के लिए खाना, जहां कई संगठनों ने कोरोना काल में राशन बांटने से लेकर खाने देने तक का काम किया है। लेकिन एक ऐसा संगठन जो आज लॉकडाउन खुल जाने के बाद जहां गरीब तबके को देखा कि अब वो निकलकर बाहर आ रहे हैं, तो ऐसे संगठन ने करीब 10 दिनों से जब से संक्रमण कम हुआ तो गरीब लोगों को राशन पहुंचाने का और खाद पुराने का बनाने से लेकर सब कुछ करने का काम किया। हम उस संगठन के कुछ लोग हैं, आइए हम उनसे ही जानते हैं कि किस प्रकार से आप वो कब से मदद कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? दीपक तिवारी नाम है मेरा। हम लोग 10 दिन से ये काम कर रहे हैं। आज 10वां दिन है। दोपहर का भोजन वितरण होने जा रहा है। आज 10 दिन है और हम कंटिन्यू सुबह और शाम, सुबह से लेकर शाम तक की काम करते हैं। सुबह 8 बजे से खाना बनाने से लेकर रात के भोजन वितरण तक, और रात को यहाँ बर्तन धोने तक पूरा काम यहीं से होता है। और साफ़ सफाई का ध्यान रख के, खाने के पैकिंग का ध्यान रख के कि खाना ठंडा ना हो, पैकिंग और एल्यूमिनियम पेपर में पैक करके खाना को हम भिजवाते हैं, जिसमें उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रहे। चूँकि कोरोना काल है, संक्रमण का खतरा है, इसलिए पूरी सुरक्षा के तहत हम खाना बांटते हैं। अब देखा है कि जिला खुलने वाला है, आप लोग जगह जगह जा रहे हैं, किस प्रकार से लोगों की मदद कर रहे हैं और क्या देखते हैं, क्या कठिनाइयों का सामना उनको आपने जमीनी स्तर पर देखा? आप तो हर घर में जाकर बांट रहे हैं, रसोई के द्वारा काफ़ी मदद कर रहे हैं लोगों की। क्या अभी खुलने वाला मार्केट है, क्या कठिनाइयाँ देख रहे हैं लोगों में? हम लोगों में बहुत सारी कठिनाइयाँ देख रहे हैं। लॉकडाउन खुलने वाला है लेकिन तुरंत रोजगार मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था टूट चुकी है। 2 महीने से लोग बेरोजगार हैं। रोज कमाने खाने वाले के अलावा जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो भी कष्ट में हैं। अपन को ऐसा ज़रूर लगता होगा कि हाँ, ये गरीबी रेखा वाले बस परेशान, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार की भी कमर टूट चुकी है। उनके यहाँ भी बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का भोजन और जो रोज़मर्रा की जरूरत के सामान है वो भी खत्म हो रहे हैं। कई जगह तेल साबुन खत्म हो गया, तो हम लोग चिन्हित कर लेते हैं कि हाँ, इस परिवार में आज 5 किलो आटा, इस परिवार में आलू, इस परिवार में तेल। तो हम इसका भी ध्यान रख रहे हैं कि हाँ, हम कल आएंगे तो कल हम इनको ये चीज़ें भी मुहैया करें। महंगाई एक बड़ा मुद्दा बन के सामने आएगा, मार्केट खुलेगा। महंगाई क्या सोचते हैं कि जिले में लॉकडाउन के कारण महंगाई बढ़ी है? किस कारण महंगाई मानते हैं? महंगाई तो प्रदेश में, जिले में और पूरे भारत में महंगाई बढ़ने, चूंकि अर्थव्यवस्था की स्थिति तो बहुत बुरी है, तो महंगाई तो बढ़ेगी। और अभी तुरंत रोजगार भी नहीं मिलेगा। कई उद्योग धंधे हैं जो कंटिन्यू भी रूटीन पे नहीं आएंगे, जो हमारे यहाँ लोग मजदूरी करने चले जाते थे। ठीक है, तो अभी तो ये समस्या का सामना करना पड़ेगा अगले बहुत सारे महीनों तक। तो उसको देखते हुए भी हम लोग चाहते हैं कि कम से कम लोगों की जितनी मदद कर पाओ उतनी मदद कर रहे हैं। लॉकडाउन में लोगों का ध्यान नहीं गया, पेट्रोल डीजल भी एक समस्या रही है। लगातार पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं और महंगाई भी, खाद्यान्न पदार्थों में जो रोजमर्रा की चीज़ों में बढ़ोतरी देखी। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी सरकार को डीजल पेट्रोल के दाम, चूंकि अब किसान भी परेशान हो चुका है, डीजल पेट्रोल के दामों का ध्यान भी रखना चाहिए। किसान की भी कमर टूटी हुई है, दिहाड़ी मजदूरों की कमर टूटी हुई, तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार को कम से कम कुछ राहत देने का काम करना चाहिए। ये थे हमारे साथ समाज सेवा संगठन जो राहत की रसोई के नाम से जिले में राहत का कार्य देते आ रहे हैं अभी तक कोरोना काल में। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो समस्या का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो है एक महंगाई। जहां पेट्रोल डीजल की लगातार लॉकडाउन के चलते कीमतें बढ़ी हैं, तो वहीं खाद्यान्न पदार्थों में भारी बढ़ोतरी दिखी है, जिसे आम तबका काफ़ी परेशान देखा जाएगा। तो वही लोगों की मांग है कि इस महंगाई के दौर में जहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, उनको कम किया जाए। और लॉकडाउन का वक्त चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 1 जून से मार्केट को खोला जाएगा। लेकिन हम जानते हैं दमोह के व्यापारियों से किस तरह से बाजार को खोला जाना चाहिए, क्योंकि अनलॉक करने की प्रक्रिया पूरे दिन और रात नहीं रहेगी।
कुछ घंटे शायद शासन व्यापारियों को देगी, लोगों को देगी, जिस समय बाजार को खोला जा सकेगा। हम बात करते हैं दमोह के व्यापारियों से, किस तरह से बाजार को खोला जाना चाहिए, किस लिहाज से बाजार को खोला जाना चाहिए, क्या मत है व्यापारियों का, जानते हैं हम उनसे। जी बताइए दादाजी कि किस तरह से मार्केट को खोला जाना चाहिए, अनलॉक क्या होना चाहिए? इसलिए खोलना चाहिए कि 9 बजे से 5 बजे तक चलाना चाहिए, हर पूरा बाजार खुलना चाहिए, इसलिए भीड़ कम रहेगी। और आधा दुकान खुलेगा तो भीड़ ज़्यादा रहेगी, ट्रैफिक भी करना है, उसको भी अलग करना पड़ेगा। इसलिए 5 बजे तक हर व्यापारी की दुकान खुलना चाहिए, छोटी और बड़ी, ताकि सबका भला हो सके। या पल्लेदार है, गरीब है, सबका भला तो होना चाहिए। इसलिए उनको या आपने आधा टाइम किया, 7 से 8 बजे बंद किया तो क्या मतलब होगा, और ऊपर से लट कर रहेंगे। व्यापारियों से जुड़े मजदूर भी होते हैं और उनके लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक और व्यापारी है, क्या कहते हैं, कैसा खुलना चाहिए बाजार? 9 से कम 5 घंटे के लिए खुलना चाहिए, 9 से 3। क्या समय कम रहता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, भीड़ होती है, हड़बड़ाहट होती है, न व्यापार कर पाते हैं हम लोग अच्छे से, ना कुछ हो पाता है, ना माल अंदर हो सकता है, ना ग्राहक को दे सकते हैं। कम से कम 5 घंटे कम से कम मिलने चाहिए व्यापारी को। सर, 1 घंटे तो खोलने में और 1 घंटे और बंद कोई करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए प्रशासन की तरफ से। अभी जैसे भी किया है इन लोगों ने होम डिलीवरी के लिए 3 घंटे का समय दिया है। अगर कोई आता है, जब तक शटर नहीं उठाएगा कुछ सामान निकाल के नहीं देगा। 7 से 10 का टाइम दिया है, 7:30 बजे आ जाते हैं, मारने लगते हैं, ग्राहकों को मारने लगते हैं, न किसी प्रकार का सिस्टम बना हुआ है, हर प्रकार से परेशान किया जा रहा है व्यापारी को। भी कम से कम 9 से 3 देना चाहिए। धीरा व्यापारी खुद नहीं लगाएगा, पूरी जिम्मेदारी लेगा, तो उसको कम से कम 9 से 3-5 घंटे मिलने चाहिए। 9 से 5 मतलब 5-6 घंटे का व्यापार खोलने की व्यापारी अनुमति मांग रहा है। एक और व्यापारी क्या कहते हैं, किस तरह से मार्केट को खोला जाना चाहिए, क्या कुछ समस्या आप लोगों की हो रही है? मार्केट कुछ सीमित समय के लिए खोला जाना चाहिए, चाहे वो 6 घंटे हो 7 घंटे हो। और जो भी नियम है, सरकार के गाइडलाइन है जो, उनका पालन करते हुए दुकानदारों को छूट देना चाहिए मार्केट खोलने की, क्योंकि व्यापार कहीं ना कहीं लॉकडाउन में प्रभावित हो रहा है। कितना प्रभावित होता है? जैसे आप लोगों को होम डिलीवरी की सुविधा दी गई है, आप लोग करते हैं तो कितनी दिक्कत होती है दुकान खोलने में, बंद करने में, क्या कुछ समय आपका ज़ाया होता है? सरकार द्वारा लॉकडाउन होम डिलीवरी छूट जरूर दी गई है, लेकिन उस तरह से क्या होता है कि होम डिलीवरी के लिए सामान तो दुकान से निकालना पड़ता है, लेकिन जो प्रशासन या पुलिस है वो इस बात को नहीं समझ पाता, तो कहीं ना कहीं होम डिलीवरी में भी दिक्कत है। कहीं ना कहीं दिक्कत है व्यापारियों को, और भी व्यापारी है, आप आ जाइए। क्या कुछ समस्या हो रही है व्यापार करने में? अनलॉक किस तरह से होना चाहिए, शासन का मत है, क्या कहेंगे आप? खोलने का समय मिलना चाहिए कुछ घंटे के लिए, और होम डिलीवरी में खाली दुकान तो खोलना पड़ेगा, थोड़ा बहुत सामान निकालने को। अगर शटर उठाती उसके पे केस बना रहे हैं या पकड़ रहे हैं, ये गलत है। उसका कुछ टाइम टेबल फिक्स हो, जो भी यूनिट सरकार को मंजूर हो, अधिकारी लोगों उस हिसाब से टाइम टेबल फिक्स करके उसको खोलने का अनिवार्य रहना चाहिए। आप क्या कहेंगे, किस तरह से बाजार खुलना चाहिए? ये कहना चाहूँगा 9 से 4 या 3 बजे तक मार्केट होना चाहिए। इसकी वजह से क्या है, टाइम मिलेगा तो उसमें भीड़ भी नहीं होगी और सिस्टमेटिक तरीके से काम होगा। ऐसे में होम डिलीवरी में काम नहीं हो पा रहा है, लोग एकदम से परेशान हो रहे हैं, भीड़ मच रही है और काम सही तरीके से हो नहीं पा रहा है। इसलिए 9 से 3 टाइम होना चाहिए। और व्यापारियों का कहना यही है कि टाइम निश्चित होना चाहिए, जैसे ही बाजार खुलता है वैसे ही दिक्कतें होती है, भीड़ लग जाती है, कोरोना के डिस्टेंस का, कोरोना की गाइडलाइन का माहौल उड़ जाता है। लेकिन लोगों को ज़रूरत है सामग्री की, सब्जियों की ज़रूरत है, किराना सामग्री की ज़रूरत है, हर एक सामग्री की ज़रूरत है, और उस सामग्री के लिहाज से एक निश्चित समय में शासन को या बाजार खोलना चाहिए। छिंदवाड़ा में कोरोना का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। कोरोना का ग्राफ गिरने में जो सबसे बड़ा सहयोग है वो कोरोना कर्फ्यू का है, और कोरोना कर्फ्यू जो है वो पालन करवाया पुलिस ने। अनावश्यक घूमने वालों को घर भेजने का काम पुलिस लगातार छिंदवाड़ा में करती रही। सड़कों पर पुलिस दिखी, और ये पुलिसिया तंत्र जहां से कंट्रोल होता है, हम इस वक्त उस कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और हमारे साथ छिंदवाड़ा के पुलिस कप्तान मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि अब जो आने वाला समय है, जबकि छिंदवाड़ा में भी अनलॉक की प्रक्रिया होने वाली है, तो किस तरह आगे की सुरक्षा रहेगी, कैसे कोविड को कंट्रोल किया जाएगा। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। सर, मेरा सवाल ये है कि अब क्योंकि अनलॉक होने जा रहा है, कोरोना ग्राफ भी गिरा, तो आने वाले समय में अनलॉक को देखते हुए कैसी व्यवस्था छिंदवाड़ा की रहेगी सर, कोरोना को देखते हुए? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से छिंदवाड़ा ज़िले की पूरी जनता को, आम नागरिकों को तहे दिल से छिंदवाड़ा पुलिस की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने
बीते लगभग 2 माह में जो कोरोना कर्फ्यू का काल रहा था, उसमें सभी ने स्वयं की अपनी इच्छा से, प्रेरणा से पुलिस को भरपूर सहयोग दिया है नियमों का पालन करने में। ये बात भी बीच में सही है कि इसी बीच हमने लगभग 22,000 से अधिक लोगों के विरुद्ध बिना मास्क लगाने के ऊपर चालान की कार्रवाई की है। हमने लगभग 350 से अधिक ऐसे धारा 144 के उल्लंघन के प्रकरण भी पंजीबद्ध किए हैं, परंतु ये संख्या जब हम ओवरऑल छिंदवाड़ा ज़िले की बात करें तो तुलनात्मक रूप से बहुत कम बैठती है। और इसका कारण यही है कि यहाँ के आम नागरिकों ने भरपूर तरीके से अपने अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए, अपने परिचितों की सुरक्षा के लिए घरों में रहना पसंद किया और नियमों का पालन करना पसंद किया। आगे आने वाले दिनों में जबकि अब हम धीरे धीरे कोरोना का ग्राफ घटता हुआ देख रहे हैं और आगे अब अनलॉक की बात पुनः शुरू हो गई है, तो ऐसे में पुलिस ने एक व्यापक रूपरेखा इस संबंध में बना रखी है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अनलॉक के दौरान भी पुलिस जिस सजगता के साथ, जिस सक्रियता के साथ चौक चौराहों पर खड़े होकर अपनी ड्यूटी कर रही थी, वो लगातार अनलॉक में भी बना रहे। और हम मुख्य रूप से सुविधा प्रदाता के रूप में सामने आएंगे। हम लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, उनके जो अति आवश्यक कार्य हैं, जो उनकी इमरजेंसीज़ हैं, उसमें कैसे हम सहयोगी की भूमिका में आए, ना कि उनको रोक टोक करके उनको बाधा पहुंचाने वाले फोर्स के रूप में सामने आए। तो पुलिस एक सहयोगी के रूप में आम जनता के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी और उनकी पूरी समस्याओं में उनकी सहभागी रहेगी। उनकी मदद करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहकर अपनी ड्यूटीज़ करेंगे। पुलिस फोर्स को भी ये बात बार बार समझाई गई है और इस बात का अक्षरशः पालन भी सुनिश्चित किया गया है कि पुलिस का व्यवहार आम लोगों के साथ काफ़ी सहृदयतापूर्ण हो, मर्यादित हो और लोगों की मदद करने के भाव से हम उनको सुने और उनकी हर समस्या को मदद करने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। महाराष्ट्र बॉर्डर को देखते हुए कुछ व्यवस्था की गई, सुरक्षा व्यवस्था आने वाले समय? ये बात भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपने भी इस बात को देखा होगा, सुना होगा कि अमरावती और नागपुर 2 सीमावर्ती ज़िले छिंदवाड़ा से लगते हैं और बीते कुछ दिनों में सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि वहाँ पर कोरोना की संख्या बढ़ी है, कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में अभी विगत दिनों ही मैंने और कलेक्टर साहब ने एक संयुक्त भ्रमण पूरे बॉर्डर एरिया का किया था, जिसमें वरुड़, काटोल और सतनूर जैसे जो मुख्य बॉर्डर एरियाज़ हैं और इसके अतिरिक्त जो छोटे छोटे अन्य रास्ते हैं जहां से लोग आवागमन करते हैं, उस पर हमने सघन चेकिंग पुनः शुरू कर दी है। और वहां की नाकाबंदी इस लिहाज से की गई है कि यदि संक्रमण का प्रसार इस रूप में पुनः छिंदवाड़ा में होता है तो उसको हम बहुत प्रभावी तरीके से रोक पाएँ। तो बॉर्डर्स पर हमारी सख्ती रहेगी। अभी अनलॉक के बावजूद भी हम बॉर्डर पे इस रोक टोक को बनाए रखेंगे। जो स्थानीय नागरिक हैं उनको भी स्क्रीन करके हम अंदर आने देंगे यदि वो किसी कृषि कार्य से या अन्य कार्यों से जाते हैं, और जो दीगर राज्यों के रहवासी हैं उनको भी RT-PCR या हम नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही अंदर आने की व्यवस्था बनाकर रखेंगे। तो देखिए, बिल्कुल ही हमारे साथ छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल थे, जिनका कहना है कि पुलिस जो है वो सुविधा प्रदाता के रूप में छिंदवाड़ा की जनता के लिए सामने आएगी। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि छिंदवाड़ा के जनता के साथ पुलिस का व्यवहार अच्छा रहे। उज्जैन में रेमडेसिविर की कालाबाजारी के बाद अब ब्लैक फंगस इंजेक्शन की भी कालाबाजारी का मामला सामने आया है। यहां थाना सेंटर कोतवाली पुलिस ने मुसद्दीपुरा क्षेत्र से करीब 16 इंजेक्शन बरामद किए। इस स्ट्रिंग ऑपरेशन की सबसे खास बात यह रही कि जब जो ग्राहक था उसने आकर शिकायत की थाना सेंटर कोतवाली में कि उसके कोई 3 इंजेक्शन खरीदे जो कि उसे ब्लैक में दिए गए। इस पर एक टीम बनाई गई। टीम में CSP पल्लवी शुक्ला खुद मौजूद थी, जो कि ग्राहक बनकर उस दवा व्यवसायी के पास पहुंची और उन्होंने बात की। दवा व्यवसायी यहाँ पर समझ नहीं पाया कि ये पुलिस अधिकारी है। उसने ब्लैक के इंजेक्शनों की कीमत बताई और अपना स्टॉक भी बता दिया। तत्काल दवा व्यवसायी को हिरासत में लिया गया, साथ ही यहाँ पर इंजेक्शन भी जब्त किए गए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उज्जैन के पुलिस कंट्रोल रूम पर। यहीं पर इस बात का खुलासा किया गया है। मेरे साथ वो खुद अधिकारी मौजूद है जो कि एक ग्राहक बनकर पहुंची थी। मैडम, किस प्रकार से आपने स्ट्रिंग किया और किस प्रकार से खुलासा हो पाया? कल सूचना प्राप्त हुई थी कि परिजन के जो रिलेटिव थे वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है और ब्लैक फंगस से पीड़ित हैं। इस पर उन्होंने इंजेक्शन्स ढूंढ रहे थे, जिस पर मानस एंटरप्राइजेस वाला जो मेडिकल संचालक है उन्होंने ज़्यादा मात्रा में पैसे लेकर इंजेक्शन देने की बात कही। इस पर उसने आकर हमको शिकायत करी। शिकायत को विश्वस्त मानते हुए हमने टीम गठित करी और आज हमने जाके वहाँ दबिश दी। स्वयं ग्राहक बनकर हमने प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर उससे इंजेक्शन की डिमांड करी। 7,500 का एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन जो कि ब्लैक फंगस डिजीज़ के काम में आता है, उसकी कीमत 7,500 है। उसने 36,000 देने की बात करी। इस तरह से हमने इस रैकेट का खुलासा किया और इंजेक्शन जब्त किए। मैडम, पूछताछ में क्या खुलासा रहा, कहाँ से लाते थे, कितने आरोपी हैं?
ये इन्वेस्टिगेशन में है अभी, और उत्तर प्रदेश के से लाने की बात सामने आई है। अब हम उसके मोबाइल फ़ोन्स और बाकी सारी डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे और आगे कार्रवाई की जाएगी। कितने आरोपियों को राउंड अप किया और कितने इंजेक्शन थे? अभी एक आरोपी राउंड अप हुआ है और 16 इंजेक्शन हमने जब्त किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सीएसपी पल्लवी शुक्ला है वे खुद उस मेडिकल पर पहुंची थी और इंजेक्शन जब्त किए थे। वहीं अभी पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि इस कालाबाजारी के तार उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं। हालांकि पूछताछ के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि ये किस प्रकार से रैकेट चलता था, कौन कौन लोग इसमें शामिल है। मध्य प्रदेश के साथ साथ मुरैना में भी कोरोना संक्रमण की दर बहुत गिरती जा रही है। लगातार कम मरीजों की संख्या को देखते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने ये निर्णय लिया है कि आगामी 1 जून से सारे पूरे मध्य प्रदेश को अनलॉक कर दिया जाए। लेकिन वो जनता के बीच में जाकर यह बात भी पूछ रही है कि उसकी व्यवस्थाएं क्या होनी चाहिए, बाजार किस तरह खुलने चाहिए, बाजारों की बिक्री किस तरह होनी चाहिए, और भी कई व्यवस्थाएं जो हैं वो किस प्रकार से होनी चाहिए। सरकार जनता के बीच में जाकर ये जानना चाहती है कि अनलॉक में क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। उन पैरामीटर्सों पर मध्य प्रदेश की सरकार काम करेगी। हालांकि मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश के मंत्री समूह से कुछ निर्णय किए हैं, कुछ पैरामीटर्स तय किए हैं, लेकिन फिर भी हम अपने चैनल के माध्यम से, इंडिया न्यूज़ के माध्यम से जनता के बीच में जाके ये ज्ञात करना चाहते हैं और जनता चाहती क्या है कि अनलॉक की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार मैत्री। आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश की सरकार 1 जून से अनलॉक करना चाहती है, तो क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए दुकानदारों के हिसाब से? दुकानदारों के जो है डिस्टेंडिंग होनी चाहिए। एक एक ग्राहक आना चाहिए दुकान के अंदर, गोला बनानी चाहिए जिससे बाहर के स्टैंड में खड़े रहें। आम ग्राहक अंदर घुसता है तो वो तो कोरोना का वो डिसीजन लेगा। इसलिए या तो जो एक दिन छोड़ के खुली जाए, या जो है टाइम इतना दिया जाए कि जो सुबह 8 से 12 तक दिया जाए, या फिर से 10 से 5 तक दिया जाए, पर ग्राहक दुकान के अंदर जाना नहीं चाहिए ज़्यादा। उतनी जितनी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कोरोना की वो नहीं हो। बब्बड़ के लिए प्रशासन को उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और जितने एक दुकानदार के यहाँ पे जो एक तो उनके यहाँ पे नौकर भी 4 हैं, बाकी बाद में कस्टमर आ रहे हैं तो वो तो 10 होंगे, तो उससे जो कोरोना फैलेगा। बिल्कुल, महेंद्र कुमार जी का कहना यह है कि नगरीय निकायों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्लानिंग करना चाहिए। वहीं प्रशासन को ये व्यवस्थाएं भी करना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ये दुकानें खुलें, लेकिन दुकानदारों को भी जो उनके यहाँ वर्कर्स हैं, उनको काम करते हैं, उनके यहाँ उपभोक्ता आ रहे हैं, वो भी उस हिसाब से होने चाहिए जिससे कोरोना का संक्रमण एक बार फिर न फैल पाए। हम यहीं एक दूसरे दुकानदार से ये जानना चाहते हैं कि वो क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकुल है। तो जैसे सरकार अनलॉक करना चाहती है तो क्या चाहते हैं आप? देखिए, मेरा एक अपना मत ये है कि लास्ट ईयर जो लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक हुआ था तो उन्होंने जो क्या कहते हैं अपनी नीति बनाई थी कि एक दिन एक यानी ऑड इन वन के हिसाब से, मगर अपने यहाँ मुरैना में ऐसा सिस्टम नहीं है। क्योंकि एक तो ऑड इन वन का इसलिए नहीं हो सकता तो यहाँ केवल 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर पूरा बाजार ख़त्म हो जाता है, और हर एक दुकानदार के ज़्यादातर जो दुकानदार हैं वो सभी अपने अपने रेसिडेंट सबके ऊपर बने हुए हैं, तो वो ना चाहते हुए भी नीचे बैठते हैं। आपको भी वहाँ देखिए उस बीच में आपको भी रस दिखता है कि ऐसा लगता है कि ऑड इवन का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर। इसलिए मेरा मत तो ये कहता है कि ऑड इवन ना करते हुए एक समय सीमा निश्चित हो जाए ताकि जो अनलॉक का जो सुचारू रूप से प्रक्रिया है वो चालू हो सके। देखिए, इनका कहना बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर ऑड इवन के हिसाब से मार्केट खोला जाएगा तो उसमें बड़ी विसंगति देखने को आएगी, क्योंकि मुरैना जो एक छोटा शहर है और इस छोटे शहर में जो दुकानदार हैं वो अपने दुकानों के ऊपर ही रहवास है, उनका आवास है। इस कारण वो अपनी दुकान बंद होने की स्थिति में भी दुकान के नीचे बैठे रहते हैं, और सरकार को ये लगता है, हराने वाले को लगता है, पुलिस को लगता है कि बाजार खुला हुआ है, दुकानदार चोरी छुपे दुकान से सामान बेच रहा है। तो इस वजह से जो बाजार खुलने की प्रक्रिया है, सुबह से लेकर देर शाम तक एक लंबी समय के लिए अंतराल में बाजार खोला जाए, जिससे कि ग्राहक दुकानदार के पास आ सकें और दुकानदार अपने जीवन यापन के लिए और उपभोक्ता अपनी आवश्यक वस्तुओं का क्रय कर सके। हम इसके साथ ही एक और दुकानदार से ये जानना चाहेंगे कि वो क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल जैन। तो कैसा होना चाहिए व्यवस्थाएं? दुकानदार ऐसे एक समय सीमा फिक्स हो जाना चाहिए जिससे दुकानदारों को भी दिक्कत नहीं है, प्रशासन को भी दिक्कत नहीं है, और जो कस्टमर आए वो भी अपने समय सीमा से सामान लेके निकल जाए। तो उससे क्या होगा कि मार्केट में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहेगी
और जो मार्केट में सुचारू रूप से चालू रहेगा। लॉकडाउन और यानी कि दुकानदार बिल्कुल इस बात को चाहते हैं कि बाज़ारों में भीड़ नहीं होनी चाहिए और इसका जिम्मा मध्य प्रदेश की सरकार के साथ स्थानीय प्रशासन पर और पुलिस पे होना चाहिए। मध्य प्रदेश में जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत सामने आ रही थी, उसको लेकर प्रशासन लगातार ऑक्सीजन की पूर्ति करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ग्वालियर में एक ऐसा प्लांट लगाया गया है जो कन्वर्सन मतलब यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई डायरेक्ट मरीजों के लिए होगा। इसमें 305 प्रति घंटे के हिसाब से ये ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है और ये मध्य प्रदेश में पहला प्लांट ग्वालियर में लगाया गया है। तमाम अधिकारी यहाँ पर आए हैं, कलेक्टर खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए डिटेल। देखिए क्या है, ये नाइट्रोजन प्लांट था जिसको कन्वर्ट करके ऑक्सीजन प्लांट में कन्वर्ट किया गया है। इसमें लगभग ये जो आप इसका टैंक देख रहे हैं, इसमें 1 मीट्रिक टन ऑक्सीजन स्टोर रहेगी एक बार में। लगभग 60 बेड पे 5 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन, मतलब मोर देन 300 लीटर ऑक्सीजन का जो है इनका पर मिनट का प्रोडक्शन होगा। यहाँ पे 48 बेड का आईसीयू है और 50 बेड का कार्डियोलॉजी है, तो उसके लिए पर्याप्त ऑक्सीजन रहेगी। अभी इसमें बाद में हम लोग इसमें सिलेंडर भरने के लिए जो है मैनीफोल्ड भी प्रिपेयर कराएंगे, तो उससे 70 से 80 सिलेंडर भरे भी जा सकेंगे। जब यहाँ आवश्यकता नहीं होगी तो इससे ऑक्सीजन लेके और उसको दूसरी जगह सप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल जिस तरह से और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, मुझे इसके बारे में थोड़ी विस्तार से बताइए कि प्रदेश भर में ऐसे कितने प्लांट लगाए गए हैं और इसका मतलब ऑक्सीजन जो बनता है किस तरह से इसमें काम करता है। 10 प्लांट में से हमने 5 प्लांट ऐसे चिन्हित किए हैं जिनमें इस तरह का नाइट्रोजन से ऑक्सीजन प्लांट कन्वर्ट करने का पॉसिबिलिटी था। उसमें एक प्लांट हमारा ये ग्वालियर मालमपुर का है, दूसरा हमने देवास का है और तीसरा पनोली में है, पनोली गुजरात में, और एक हमारा अहमदाबाद पुणे में है और एक हमारा चेन्नई में है। तो ये 5 प्लांट में हमने इस तरह का इनिशिएशन किया है। और ये जो प्लांट है, पहले हम लोग नाइट्रोजन के लिए यूज़ करते थे, अभी नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसमें नाइट्रोजन को हम अभी अब ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं विद चेंजिंग इन सम ऑफ द डिज़ाइन पार्ट। तो वो डिज़ाइन हमने चेंज करवा दिया है विद द हेल्प ऑफ द मैन्युफैक्चरर TSA नाइट्रोजन। उसमें कुछ स्पेशल जियोलाइट का एक रिक्वायरमेंट था जो कि हम अब्रॉड से हमने उसको इंपोर्ट करवाया है काफ़ी फास्ट ट्रैक में जो है, और उसके बाद से ये कल हमने इसको इंस्टॉल भी कर दिया है और इट विल बी हैविंग कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 300 लीटर्स पर मिनट। तो आपको जैसा अभी कलेक्टर साहब भी बता रहे थे कि आराम से हम 60-70 जो है सिलेंडर रोज हम इसके हिसाब से इतना ऑक्सीजन इसमें बनेगा। और ये प्लांट ऐसा है कि इसको आप 24 आवर्स ऑल वीक ऑल मंथ आप इसको आराम से इसको आप चला सकते हैं। इसमें मेंटेनेंस ऑलमोस्ट नहीं होता है, आप बस मशीन चालू कीजिए और अपना गैस भरते रहिए। तो दिस विल बी गुड एडिशन। एटलीस्ट ये जो हॉस्पिटल है यहाँ का, जो एमएनएस हॉस्पिटल है ग्वालियर का, इनको हमारी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन है कि सपोर्ट हम देंगे और आई होप कि ये जो कंट्रीब्यूशन हमारा है इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। अभी हमने सेकंड वेव में भी देखा काफ़ी परेशानी थी, आगे थर्ड वेव की भी संभावना व्यक्त कर रहे हैं लोग जो है। तो हमें लगता है कि इस प्लांट के आने से यहाँ पर तो सपोर्ट सिस्टम काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। बाकी जिस तरह से तीसरी लहर में ऑक्सीजन को लेकर क्राइसिस काफ़ी देखी गई और ऑक्सीजन की कमी से कई मरीजों की भी मौत हुई है, तो क्या लगता है ग्वालियर में आपने एक पहला प्लांट शुरू किया है, इसके साथ साथ और भी अन्य जगह हैं ग्वालियर में, तो वहाँ पर भी ऐसे प्लांट लगाए जाएंगे? नहीं, ये इसमें ऐसा है कि इस तरह के प्लांट्स की अवेलेबिलिटी वाज एन इंसिडेंस कि कोइंसिडेंस कि हमारे पास इत्तेफाक से इस तरह का प्लांट हमारे पास अवेलेबल था, प्लांट में ऑलरेडी अवेलेबल। क्योंकि आज के डेट में इसको हम नया लेने जाएंगे जो है तो इट विल बी टाइम टेकिंग प्रोसेस, काफ़ी लंबा टाइम है। पर हाँ, इस तरह के प्लांट्स का प्लानिंग किया जा सकता है कि हम इस तरह के प्लांट खरीदें, नाइट्रोजन के प्लांट जो हैं, और उनको कन्वर्ट करें जाए। तो बिल्कुल ये तमाम अधिकारी थे, बताने की कोशिश कर रहे थे और ये प्लांट दिखाने की कोशिश करूंगा। ये प्लांट यहाँ पर लगाया गया है और 305 यानी कि 60 मरीजों को ये ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। और मध्य प्रदेश में देश में से 5 प्लांट लगाए गए हैं, जो मध्य प्रदेश में पहला प्लांट ग्वालियर में शुरू किया गया है और उसके बाद अब देवास में शुरू किया जाएगा। चेतन सेठ, इंडिया न्यूज़, ग्वालियर।